वैसे तो रति का परिवार बहुत गरीब था, लेकिन उसके घर में तब थोड़ी खुशहाली आई जब रति के भाई राकेश को पुलिस कांस्टेबल की नौकरी मिल गई। रति और उसके अम्मी अब्बू ने सोचा कि अब उनके गरीबी के दिन दूर होंगे और उन्हें अच्छा पहनने खाने को मिलेगा, क्योंकि नौकरी लगते ही रति के भाई राकेश के लिए जगह जगह से रिश्ते आने शुरू हो गए। राकेश तब खुशी से पागल हो गया जब शहर से एक दरोगा की बेटी का रिश्ता आया। अम्मी, कल पड़ोस वाली सीमा बुआ शहर से एक रिश्ता लेकर के आई हैं। लड़की के अब्बू कोतवाल हैं, सदका दहेज देकर हमारा घर भर देंगे। राकेश की अम्मी ने उसे समझाया, बेटा अपने जैसे बराबरी के परिवार से रिश्ता जोड़ना ठीक रहेगा। अमीर घर की नकचड़ी बहू आएगी तो वो ना तो तुम्हारी सुनेगी और ना हमारी। दरोगा को हमारी और हमारे परिवार की कोई फिक्र नहीं है, वो तो बस अपनी बेटी का निकाह तुम्हारी नौकरी से कर रहा है। और फिर अब जब तुम्हारी नौकरी लग ही गई है तो सदका दहेज लेकर क्या करोगे? तुम्हारे दिमाग में तो बिल्कुल अक्ल नहीं है। लड़की शादी हमसे करे या हमारी नौकरी से, बात तो एक ही है ना। और बड़े घर से हमारा रिश्ता जुड़ेगा तो हमारी ताकत भी बढ़ेगी कि नहीं, बोलो। राकेश ने खूब सदका दहेज लेकर अमीर घर की लड़की से निकाह कर लिया। राकेश की बीवी गौरी जब घर आई तो उसने राकेश के पूरे परिवार को एक कमरे में समेट दिया और पूरे घर पर अपना कब्जा कर लिया। कान खोल के सुन लो सब लोग, मेरा एक भी नया बर्तन, नए कपड़े, नया तौलिया, कुछ भी अपने गंदे हाथों से मत छू लेना। मेरे अब्बू ने दान जहेज मेरे इस्तेमाल के लिए किया है, तुम गंवारों के लिए नहीं। रति और उसके अम्मी अब्बू की जिंदगी पहले से भी बदतर हो गई, क्योंकि रति की भाभी राकेश को एक भी पैसा अपनी बहन और अम्मी पर खर्च नहीं करने देती थी। रति का कॉलेज पूरा होने वाला था। वो इस बात को लेकर बेहद परेशान थी कि वो अपनी फेयरवेल पार्टी में क्या पहनेगी। क्या हुआ बेटी, आज इतनी उदास क्यों हो? माँ, कल मेरी फेयरवेल पार्टी है, सब लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर आएंगे। मेरे पास ना तो कोई अच्छा सूट है और ना ही साड़ी। बेटी, अपनी भाभी से मांग कर देख लो, उनके पास तो बहुत कपड़े हैं। रति जब गौरी के पास साड़ी मांगने गई तो गौरी ने साफ इनकार कर दिया। जब कपड़े हैं ही नहीं तो जा क्यों रही हो फेयरवेल पार्टी में, चुपचाप घर में बैठो। रति को फेयरवेल में जाने की बड़ी तमन्ना थी, इसीलिए उसने पड़ोस वाली चाची जान से एक खूबसूरत साड़ी मांग ली। अगले रोज जब रति ने वो खूबसूरत साड़ी पहनी तो वो अपनी भाभी से भी ज्यादा खूबसूरत दिख रही थी। जलन से गौरी का मुंह सड़ गया। गौरी छत पर गई और रति के घर से बाहर निकलने का इंतजार करने लगी। जैसे ही रति कॉलेज के लिए बाहर निकली, गौरी ने चुपके से उसके ऊपर गंदा पानी फेंक दिया और तुरंत नीचे आ गई। रति वापस घर लौटी तो उसकी अम्मी ने पूछा, क्या हुआ बेटी, लौट क्यों आई? अम्मी, पता नहीं किसी ने मेरे ऊपर गंदा पानी फेंक दिया, मेरे सारे बाल खराब हो गए। शुक्र है अल्लाह का कि साड़ी गंदी नहीं हुई। बेटी, तौलिए से अच्छी तरह बालों को पोंछ लो, साफ हो जाएंगे। रति ने अपनी भाभी से तौलिया मांगा। भाभी जरा अपना तौलिया देंगी, मेरा पुराना तौलिया फट चुका है, मैंने परसों ही उसका पोछा बना लिया था। औकात देखिए अपनी, तुम्हारे गंदे सड़े हुए जुए वाले बालों के लिए मैं अपना तौलिया बिल्कुल नहीं दूंगी। रति उदास हो गई। उसे लगा कि वो फेयरवेल में शामिल नहीं हो पाएगी, लेकिन उसी समय गली में एक तौलिया बेचने वाला आ गया। तौलिए वाला, तौलिया ले लो, तौलिया वाला, तौलिया ले लो। रति की माँ ने अपने पास बचे हुए रखे पैसों से एक सस्ता सा तौलिया खरीद लिया। रति ने बाल पोंछे और तुरंत कॉलेज के लिए निकल गई। उस रात जब रति वापस लौटी तो वो बहुत थक चुकी थी, इसीलिए वो तुरंत ही जाकर सो गई। रति को एक ख्वाब आया। ख्वाब में वही आदमी था जिससे रति की अम्मी ने तौलिया खरीदा था और वो कह रहा था, ये एक जादुई तौलिया है जिसमें बाल पोंछने पर सिर में मौजूद कोई भी चीज सोने की बन जाती है, लेकिन इसे इस्तेमाल करते हुए 2 बातों का खास ख्याल रखना। पहली बात, कभी सूखे बालों पर तौलिया इस्तेमाल मत करना, और दूसरी बात, जरूरतमंद की मदद करना। अगर इनमें से कोई भी शर्त टूटी तो बहुत कुछ बुरा होगा। अगली सुबह जब रति सोकर उठी तो उसके सिर के पास सोने की जुएं पड़ी हुई थी। उस दिन रति ने बाल धोए,
और तौलिए से पोंछे तो उसके बालों से कुछ सोने की जुएं झड़ गई। रति का सिर जुओं से भरा हुआ था। इसके बाद हर रोज तौलिया इस्तेमाल करने पर कुछ जुएं सोना बन जाती थी। फिर रति की माँ रति के सिर से सोने के जुएं बीन लेती। रति ने नया घर खरीद लिया और अपने अम्मी अब्बू के साथ अलग घर में रहने लगी। गौरी के खर्च बढ़ते ही जा रहे थे। राकेश को अपनी सैलरी भी कम पड़ जाती, इसीलिए उसने रिश्वत लेना शुरू कर दिया। एक दिन राकेश के शोबा में किसी ने शिकायत कर दी कि राकेश रिश्वत लेता है। जांच हुई तो राकेश को गुनहगार पाया गया और उसे उअत्तल कर दिया गया। गौरी और राकेश को अब एक एक पैसे की किल्लत होने लगी। गौरी को गांव वालों से पता लग गया कि उसकी ननद रति के पास एक ऐसा तौलिया है जो सिर में मौजूद चीजों को सोने का बना देता है। गौरी एक दिन रति के घर पहुंचकर बोली, ननद जी, मैं अपने किए पर बहुत शर्मसार हूँ। मैं आपको बता नहीं सकती इस समय हमारे घर की कितनी बुरी हालत है। कुछ समय के लिए अपना जादुई तौलिया हमें दे दो, मैं तुम्हारा जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगी। रति को जादुई तौलिए की दूसरी शर्त याद थी, जरूरतमंदों की मदद करना, इसलिए उसने अपनी भाभी को तौलिया दे दिया। भाभी, दो चीजों का ख्याल रखना, कभी सूखे बालों पर तौलिया का इस्तेमाल मत करना, हमेशा नहाने के बाद ही तौलिए का इस्तेमाल करना और जरूरतमंदों की मदद करना। गौरी रति से जादुई तौलिया ले आई और घर आते ही उसका दिमाग चढ़ गया। अनपढ़ गवार रति मुझे पागल समझती है। उसने जादुई तौलिया के साथ दो शर्तें जानबूझकर जोड़ी हैं ताकि मैं दिन में सिर्फ एक बार ही जादुई तौलिया का इस्तेमाल कर पाऊं और उसके जितनी अमीर ना हो जाऊं। सोना पाने के लालच में गौरी ने अगले रोज नहाने तक का इंतजार नहीं किया। उसने अपने सर में बाहर से खटमल, जूं और कीड़े डाले और अपने सूखे बालों पर ही तौलिया रगड़ दिया। सूखे बालों पर तौलिए के इस्तेमाल करते ही गौरी के सारे बाल गायब हो गए। वो गंजी हो गई और फिर उसके बाल कभी नहीं उगे। कोई मेरे बालों को वापस ले आओ, कितने खूबसूरत बाल थे मेरे। बहुत साल पहले दक्षिण भारत में ब्रह्मदत्त नाम का एक शहंशाह रहता था। ब्रह्मदत्त एक छोटी सी रियासत का बादशाह था। सालों की दुआओं के बाद बादशाह के घर एक लड़के का जन्म हुआ, जो कोई मामूली लड़का नहीं था। जन्म से ही उसके दांत थे और दांत सोने के थे। हमारे बेटे के दांत सोने के हैं, इसलिए सब लोग हमारे बेटे को सोनदत्त कह के पुकारेंगे। सोनदत्त फल और सब्जियों के अलावा जिस चीज को भी दांतों से काटता वो चीज सोने की बन जाती। अनाज भी सोनदत्त को खाने के लिए नहीं दिया जाता था। बादशाह के दरबार में कौशल और हीरामणि नाम के दो वजीर थे। जहाँ कौशल लालची और चापलूस था, वहीं हीरामणि ईमानदार और सच्चा था। हुजूर, शहजादे के जन्म के बाद जश्न में काफी खर्चा हो गया है। आपको रियासत के कारोबारियों से कर बढ़ाकर ज्यादा पैसे वसूल करने चाहिए। हाँ नहीं महाराज, जश्न में खर्चा आपने अपनी खुशी से किया है। जश्न में हुए खर्चे की कीमत रियासत के कारोबारियों से वसूलना जायज नहीं है। और फिर हमारी रियासत में ज्यादातर छोटे कारोबारी हैं। अगर आप उनका कर बढ़ाएंगे तो उन्हें परेशानी होगी। तुमने बिल्कुल वजह फरमाया है हीरामणि। हमने फैसला किया है कि हम तुम्हें मुख्य वजीर बनाएंगे। आज के बाद सभी वजीर तुम्हारे देखरेख में काम करेंगे। बादशाह ने हीरामणि का पद बढ़ा दिया तो कौशल का खून खौल गया। बादशाह को अपने फैसले की कीमत चुकानी होगी। शहजादे सोनदत्त के आसपास कड़ा पहरा लगा रहता था, लेकिन कौशल ने चालाकी से सारे चौकीदारों को हटा दिया। सैनिकों, रियासत पर हमला हो गया है, तुम सब महल के बाहर पहुंचो। जब पहरेदार चले गए तब कौशल ने सोनदत्त को उठाया और उसे चुराकर श्रीलंका भाग गया। उस समय श्रीलंका में मयूर नाम का एक ताकतवर बादशाह राज करता था। कौशल ने बहुत बड़ी तादाद में धन संपत्ति लेकर सोनदत्त को श्रीलंका के बादशाह को बेच दिया। आपने इस लड़के को खरीद तो लिया है, लेकिन बड़ा होने पर इसे अपने असली अम्मी अब्बू की याद आ सकती है। हाँ, ये तुमने वजह फरमाया।
बादशाह ने अपनी रियासत के तांत्रिक को बुलाया और अपनी परेशानी बताई। तांत्रिक ने तंत्र मंत्र से सोमदत्त की पुरानी याददाश्त बिल्कुल साफ कर दी। बस एक चीज का ख्याल रखना, इस लड़के को कभी मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। अगर इसके अंदर मोहब्बत का मामला हुआ तो इसे अपना अतीत याद आ जाएगा। सोमदत्त राजा मयूर के यहाँ बड़ा होने लगा। सोमदत्त को लड़कियों से दूर रखा जाता था ताकि उसे मोहब्बत ना हो। रियासत में किसी को भी सोमदत्त से बात करने की इजाजत नहीं थी। सोमदत्त की तालीम का खास इंतजाम किया गया था। उसके किताबों में कोई मोहब्बत की दास्तान नहीं थी। बादशाह ने सोमदत्त के जादुई दांतों का खूब जमकर इस्तेमाल किया। रोजाना बड़ी बड़ी चीजों को सोमदत्त के दांतों से कटवाया जाता और उन्हें सोने में तब्दील कर दिया जाता। एक रोज सोमदत्त ने बादशाह से कहा, अब्बूजान, मैं महल में रहते रहते ऊब गया हूँ। मैं किसी कुदरती जगह पर रहना चाहता हूँ। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है बेटा, हम कुदरती जगह का इंतजाम यहीं पर करवा देते हैं। बादशाह ने तुरंत अपने रियासत के सबसे काबिल बागवान को बुलाया और सोमदत्त के लिए एक खास बगीचा तैयार करने का हुक्म दिया। जिस दौरान बागवान बगीचा तैयार कर रहा था, बादशाह को खास काम से विदेश के सफर पर जाना पड़ा। बादशाह सारा कामकाज अपने वजीर की निगरानी में छोड़कर सफर पर चला गया। बागवान कभी कभी अपनी बेटी को अपने साथ लाता था। वजीर ने इस बात को नजरअंदाज किया। उसे लगा कि शहजादा एक बागवान की बेटी पर तवज्जो नहीं देगा, पर वजीर को तो पता ही नहीं था कि मोहब्बत में अमीरी और गरीबी कोई रुकावट नहीं होती। एक दिन जब बागवान की बेटी गुलाब के फूलों को पानी दे रही थी तो शहजादा सोमदत्त उसके पास पहुंच गया और उससे बोला, क्या ये गुलाब तुमने उगाए हैं? हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम वसुंधरा है। क्या तुम मुझे गुलाब उगाना सिखाओगी? शहजादे ने वसुंधरा से गुलाब उगाना सीखा। उन दोनों के बीच मोहब्बत की शुरुआत होने लगी। बादशाह मयूर जब वापस लौटा तो उसने सोमदत्त को बागवान की बेटी से बात करते हुए देखा। वजीर को बुलाया। ये सब क्या चल रहा है वजीर? मैंने तुमसे कहा था कि शहजादे को लड़कियों से दूर रखना। हुजूर माफ कीजिएगा, वो तो बागवान की बेटी है, शहंशाह को उससे मोहब्बत नहीं हो सकती। तुम निहायत ही मूर्ख हो। मोहब्बत अमीरी गरीबी का फासला नहीं देखता। बादशाह ने तुरंत ही चुपचाप वसुंधरा को शहर से बाहर भिजवा दिया। सोमदत्त रोजाना वसुंधरा का इंतजार करता, लेकिन वो नहीं आई। सोमदत्त जब बागवान से वसुंधरा के बारे में पूछता तो बागवान भी कोई जवाब नहीं देता। वसुंधरा अचानक गायब कैसे हो गई और उसके अब्बू कुछ बोलते क्यों नहीं? एक दिन शहजादे को गुस्सा आ गया। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? कहाँ गई तुम्हारी बेटी? अगर नहीं बोलोगे तो मैं तुम्हें कैद करवा दूंगा। बागवान रोने लगा। अरे रो क्यों रहे हो? बेटा, मेरी बेटी को आपके अब्बू ने शहर से बाहर भिजवा दिया है। मेरे अब्बू ने? लेकिन वो ऐसा क्यों करेंगे? इसका इल्म तो मुझे भी नहीं है बेटा। सोमदत्त तुरंत बादशाह मयूरदत्त के पास पहुंचा। अब्बूजान, बागवान की बेटी वसुंधरा कहाँ है? उसे आपने शहर से बाहर क्यों भिजवा दिया? तुम्हें उस लड़की से क्या लेना देना है? उस लड़की को छुआछूत की बीमारी है, इसलिए मैंने उसे शहर से बाहर भेजा है। झूठ मत बोलिए अब्बूजान, मैं उस लड़की से मिलके रहूंगा और सच्चाई मालूम करके रहूंगा। सोमदत्त जब वसुंधरा को ढूंढने लगा तो बादशाह ने सिपाहियों को उसे पकड़ने का हुक्म दिया, लेकिन सोमदत्त ने सैनिकों के हाथों पर दांतों से काटा और सभी सैनिकों को सोने का बना दिया। शहर के बाहर काफी ढूंढने के बाद उसे वसुंधरा मिल गई। दोनों की आंखों में मोहब्बत के आंसू थे। सोमदत्त को अपना बचपन याद आ गया। मुझे सब कुछ याद आ गया है। शहंशाह मयूर मेरे असली वालिद नहीं है। कौशल नाम का वजीर मुझे चुरा कर यहाँ ले आया था और उसने मुझे बादशाह को फरोख्त कर दिया था। सोमदत्त तुरंत वसुंधरा को लेकर वजीर कौशल के पास पहुँचा। वो अब शहंशाह मयूर की रियासत का सबसे बड़ा कारोबारी था।
सोनदत्त कौशल को घसीटते हुए समुद्र तट तक ले गया और फिर जहाज से अपने वालिद ब्रह्मदत्त की रियासत वापस लौट गया। ब्रह्मदत्त अपने खोए हुए बेटे से मिलकर बेहद खुश हुआ। हमने तुम्हें बहुत ढूंढा बेटा, पर तुम हमें नहीं मिल पाए। ये सब इस वजीर कौशल की वजह से हुआ है। बादशाह ने कौशल को सूली पर चढ़ाने का हुक्म दिया और सोनदत्त से वसुंधरा का निकाह करवाया।